हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट। और हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, क्लास 11 कैसे हैं? पढ़ाई हो रही है कुछ या नहीं हो रही है? तो मेरे ख्याल से तो बेटा पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। चलिए आज बात कर लेते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने के बाद। और चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, क्वेश्चन और करिए, पूछिए फर्स्ट चैप्टर में से जो आप पूछ सकते हैं पूछिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर करने के बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बोलेंगे क्या है चैप्टर में। तो बच्चों देखो, ये जो है दिस इज आई कंसिडर दिस चैप्टर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितना भी आप पढ़ोगे, पूरी केमिस्ट्री में, चाहे आप फिजिकल पढ़े, ऑर्गेनिक पढ़े, इनऑर्गेनिक पढ़े, उसका 40% मतलब जो भी आपको केमिस्ट्री में सीखना है लगभग 40% इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, लेंथी चैप्टर है, हाँ है, पर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दूसरी बात, एक फिजिक्स में आप एक 12th क्लास में जब जाएंगे बच्चों, तो एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे फिजिक्स में अगले साल नेक्स्ट ईयर, उसका 80% आप यहीं पढ़ लेंगे इस चैप्टर में, केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। ठीक है, अब क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखो बेटा, इस चैप्टर में 3/4 पार्ट, अगर मैं चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 3/4 पार्ट जो है वो फिजिक्स है, और आखिरी का जो 1/4 जो कि सबसे ज्यादा जिसमें जो पेपर में आता है, आपके एग्जाम्स में भी आता है, स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, कंप्यूटर एग्जाम्स में, ठीक है, तो वो लास्ट का 1/4 ही है, सबसे ज्यादा उसी में से आता है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर वही पढ़ा दो ना, छोड़ो बाकी। नहीं बेटा, क्योंकि आप शुरू से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लास्ट में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये लगा लो कि कंप्यूटर एग्जाम में, स्कूल की तो बात कर ही रहा हूँ, कंप्यूटर एग्जाम में इस चैप्टर में से, चाहे आप नीट की बात करें या जेईई की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ना। अब चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेंथी चैप्टर है, पहले बोला। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम सिर्फ पार्ट 1, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 इज अवर क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट मतलब हमें इस पार्ट में सिर्फ एटम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ना है उसमें? डिस्कवरी पढ़नी है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव पार्टिकल, आपको पता है। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तीसरे पार्ट में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, द न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास ओनली। ठीक, फिर चौथे पार्ट में आपको पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, और थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको 5वां पार्ट में आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है? आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है। एक और मॉडल है उसमें, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जरा सा है वो, बहुत छोटा सा है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। भाई राइटिंग में मुझे माफ कर देना था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। मेरी राइटिंग अच्छी तो नहीं है, मतलब बहुत समझ में आ रही है, बस केमिस्ट्री देखनी है, इंग्लिश पे कंसंट्रेट करता हूं। ठीक है, और 6th जो लास्ट है दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये हमें पढ़ना है। अब मुझे अगर मेरे से पर्सनली पूछो कि सर ये पार्ट, मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री वाइज ये तो बहुत बोरिंग है, मतलब शुरू में बोरिंग है, मुझे नहीं मजा आता इसको पढ़ाने में, पर फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना बच्चों। तो पहले पार्ट में देख लिया आपने क्या पढ़ना है, क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सरेज, रेडियो एक्टिविटी, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो पहले पार्ट में आपको इतना पढ़ना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या स्टार्ट करते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाने से पहले, इससे पहले कि हम डिस्कवरी, DISCOVERY
ERY, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इससे पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज दोबारा आते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ कंडक्शन के बारे में सीखना है ना। कंडक्शन का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब क्या, कि भाई किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। जैसे मेरे पास ये सपोज मार्कर है, इसके थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू सॉलिड। ठीक है, मेरे पास ये पानी है इसमें, ठीक है, अगर मैं इसके थ्रू पास करूंगा इलेक्ट्रिसिटी तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू लिक्विड। ठीक, तो अभी हम सॉलिड और लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात नहीं करेंगे, वो अगले साल केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां जनरली लिक्विड्स के बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात करेंगे। हमें यहां पे जो बात करनी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू गैसेस। ठीक है, यानी कि गैसेस के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहूं, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो बच्चों, क्या होता है, क्या हुआ था कि पुराने टाइम में साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए, ये नेगेटिव एंड नेगेटिव, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव एंड है बैटरी का, ये हमारी बैटरी है। ठीक है, अभी कैसी बैटरी है इसके बारे में बाद में बहस करेंगे। और ये पॉजिटिव एंड है, ये दूसरा यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रोड लगा दिया आपको। ठीक है, नेगेटिव एंड को नाम दिया कैथोड और पॉजिटिव एंड को नाम दिया एनोड। और इस ट्यूब में हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप पता है ना, वैक्यूम पंप मतलब जैसे वो हवा का पंप होता है वैसे ही पंप, प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए एक पंप लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या, ग्लास की ट्यूब कनेक्टेड टू अ बैटरी। अभी कैसी है बैटरी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। एंड वैक्यूम पंप इज फिटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया, वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, केस फर्स्ट, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, 760 mmHg प्रेशर, 760 mmHg प्रेशर कितना होता है, 180 m। हमने इसके अंदर जो प्रेशर रखा वो नॉर्मल जो प्रेशर होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस ट्यूब के अंदर वो रहने दिया, मतलब गैस है, कोई टेंशन नहीं है। और ये थी पहली कंडीशन, ए पार्ट। बी पार्ट, अब ये हमारा बैटरी लगाएगी ना, इस बैटरी की वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज तो पता है ना सबको, वोल्टेज मतलब कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी अंदर भेजेगी। ठीक है, इसको हमने हाई कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, 10,000 to 20,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट भी बोल सकते हैं, चलो 20,000 बोल सकते हैं, मतलब बहुत हाई पावर की बैटरी यहां पे लगा दी। प्रेशर कितना रखा, नॉर्मल रखा। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या कर रहे हैं, वो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू गैसेस, यानी कि वो गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कंडीशन क्या है कि पहली 760 mmHg प्रेशर है और दूसरा वोल्टेज जो है वो 10,000 से 20,000 वोल्ट्स है, राइट। तो डिस्चार्ज ट्यूब में अंधेरा है बिल्कुल, यहाँ पे तो लाइट पड़ रही है पर अंधेरा मान लो, उनको कोई चेंज नजर नहीं आया। क्या बोला मैंने, ये इस कंडीशन पे द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। क्या बोला, कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, कोई कुछ भी नजर नहीं आया। डिस्चार्ज ट्यूब ब्लैक होती, मतलब अंदर से डार्कनेस होती है उसके अंदर, उसको कोई लाइट वाइट कुछ नहीं दिखी। तो हम बोलेंगे कि 760 mmHg प्रेशर पे और हाई वोल्टेज जब आपने बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है, इसको तो फिक्स कर देते, इसको हम फिक्स कर दें, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम बोलेंगे हाई वोल्टेज को लगा नहीं, इसको फिक्स कर दो। पर
हाई वोल्टेज पे और हाई प्रेशर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ दिख नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं। अब पहला सवाल आता है कि why electrical conduction do not take place at high pressure। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब है कि हाई प्रेशर पे, सपोज ये मेरा कैथोड है, दिस इज आवर कैथोड, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें गैसेस है तो गैसेस बहुत पास पास है, गैस के एटम्स बहुत पास पास है। गैस के एटम बहुत पास पास है, भाई कंडक्शन कैसे होगा? अच्छा आप बोलोगे कंडक्शन कैसे होगा? देखो यहां पे लगा दो एम मीटर नीडल, क्या लगा दो? एम मीटर। अगर आपको कंडक्शन देखना है, कंडक्शन पता लगाना है, करंट का पता लगाना है, तो हम बोलेंगे भाई यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ गए तो यहां इसके थ्रू पास हो जाएंगे, और जैसे ही एमीटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होंगे हम बोलेंगे भाई यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, यानी कि इसके थ्रू, इसके अंदर जो भी गैसेस हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट हो गया। एग्रीड? अब ये मान लेते हैं फिलहाल थोड़ा टाइम में, ठीक है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन, भाई देखो ना क्या होगा, अगर ये दोनों मेटल प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो तब तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आए, यहां से इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, तो हमने बोला भाई इसके थ्रू कंडक्शन हो गया। पर बीच में क्या है? बीच में तो गैप है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रैवल कैसे करेंगे? समझ में आ रही है ना बात? तो हमने क्या बोला, जब हाई प्रेशर होता है तो गैस बहुत डेंस होती है। क्या होती है? गैस बहुत ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हाई एक्सेलरेशन से निकलेंगे, पर क्योंकि गैस बहुत ज्यादा डेंस है तो इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू पास नहीं हो पाते और कैथोड पे रीच नहीं, सॉरी एनोड पे रीच नहीं कर पाते, यानी कि एनोड तक नहीं पहुंच पाते। वो अपना सारा का सारा एक्सेलरेशन जो उनको यहां से मिल रहा है, यहां से जब वो कैथोड से बाहर निकल रहे हैं वो लूज कर देते हैं, एनोड तक नहीं पहुंच पाते, तो यहां से वापस नहीं आ पाते। इसलिए हम बोलेंगे कि क्या हाई प्रेशर पे जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो कंसेप्ट समझ में आया कि एट हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर ही मानेंगे यहाँ पे हम, गैसेस आर वेरी डेंस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास है, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एनोड से कैथोड से बाहर निकल रहे हैं वो गैसेस के मॉलिक्यूल से या एटम से टकरा के अपना एक्सेलरेशन या मोमेंटम लूज कर देते हैं और वो कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाते। तो हम बोलेंगे ये डिस्चार्ज ट्यूब में, इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, यानी कि गैसेस विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। समझ में आया? तो अब साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि यार हाई प्रेशर पे, देखो ये तो मैंने बोला फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है, हाई प्रेशर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रही है। एग्रीड? यहां तक आए? अब क्या हुआ? अब आते हैं कंडीशन नंबर सेकंड पे। किस पे आते हैं? कंडीशन नंबर सेकंड पे, केस नंबर सेकंड पे। तो केस सेकंड क्या बोलता है? चलिए, तो बच्चों क्या बोल रहे हैं, अब हम केस नंबर फर्स्ट से मूव करके केस नंबर सेकंड पे आ गए। नाउ केस नंबर सेकंड क्या है? देखो मैंने क्या बोला था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है वोल्टेज का। वोल्टेज हमने फिक्स कर दी, पोटेंशियल कितना ले लिया? 10,000 से 20,000 वोल्ट्स, 10,000 से 20,000 वोल्ट्स, यानी कि बैटरी की पावर है जी, मान लीजिए। अब हमने प्रेशर क्या किया, ध्यान से सुनिए, केस सेकंड, इसके बाद केस थर्ड भी आएगा। प्रेशर जो है वो 10⁻⁻² mm ऑफ Hg कर दिया। अब ये हाईलाइट है, इसको पकड़ो, ये सीधा क्वेश्चन आता है स्कूल में कि व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस्ड टू 10⁻⁻² mm ऑफ Hg। ये जो वैक्यूम पंप था, यहां पे हमने प्रेशर 10⁻⁻² mm ऑफ Hg कर दिया, यानी कि इससे हवा बाहर निकाल दी। ठीक है, हाँ या ना? पहले बार यहां तक समझ में आया? क्या किया हमने? प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकाल दिया वैक्यूम पंप के थ्रू। ठीक है, तो ट्यूब पूरी की पूरी जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ट्यूब स्टार्ट्स इल्यूमिनेटिंग। अब क्या हुआ? पूरी ट्यूब में ग्लो हो गया, लाइट जलने लगी, एक ग्लो दिखाई दिया साइंटिस्ट। तो भैया
कंडीशन क्या थी? प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इट रिड्यूस टू 10⁻² mmHg, द वोल्टेज इज मेंटेन 10,000 to 20,000 volts। कुछ बुक्स में सिर्फ 10,000 लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। तो कंडीशन क्या मिली? ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग, ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग, पूरी की पूरी ट्यूब क्या है? ग्लो करने लगे। अब हमने बोला भाई ऐसा क्यों होता है? ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग तो ठीक है, बट सवाल आता व्हाई द ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग, क्यों? तो हमने बोला, सबने दिमाग लगाया कि ट्यूब ग्लो क्यों करती है। तो आते हैं वापस, हमने बोला ये था हमारा कैथोड, ये कैथोड यहां पे मैंने बड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, जब प्रेशर आपने 10⁻² mmHg कर दिया, ध्यान से सुनेंगे, तो पहले जो गैसेस थी बिल्कुल पास थी, गैस के जो एटम्स थे बिल्कुल पास थे, अब वो दूर हो गए क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो गया। यहां तक तो क्लियर है? दूर हो जाएंगे, उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे रेयरफाइड हो गए। गैस जो है रेयरफाइड हो गई, रेयरफाइड का मतलब दूर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, जब दूर हो जाएंगे तो बीच में बहुत सारे गैसेस के एटम्स के बीच में, ये गैस के एटम्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से प्रॉपर एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि गैस दूर है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से बाहर निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, वो गैस के एटम्स के साथ टकराएंगे ज्यादा फोर्स के साथ। क्या बोला मैंने? इससे पहले वाली कंडीशन क्या थी? प्रेशर बहुत ज्यादा था, यानी कि गैस क्या थी? बहुत डेंस थी। तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से इजेक्ट हो रहे थे, ठीक है, तो उनको प्रॉपर एक्सेलरेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकला वैसे उसके सामने एटम आ गए, तो फुस हल्के से टकराया, एनर्जी अपनी खत्म कर दी, ठीक है। अब क्या है, अब प्रेशर हो गया कम, बहुत कम, तो गैस हो गई दूर। बच्चों, गैस हो गई दूर, तो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है प्रॉपर एक्सेलरेशन या प्रॉपर मोमेंटम बोल लो। तो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकरा रहा है जोर से, यहां तक आ गए। अब बच्चे बोलते सर एटम के साथ टकराएगा तो क्या होगा, इसको यहां पे बना दो। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये रहा एटम, अब आपको पता है छोटी क्लास में आप इतना पढ़ के आ गए कि एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ऑर्थो में पढ़ना है, और यहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से बाहर निकला, डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड था वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जब ये इलेक्ट्रॉन गैस के एटम्स के साथ टकराएगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी गैस के इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी कि गैस के इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? गैस के जो एटम है, गैस का जो एटम है, इस पे जब कैथोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन टकराएगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब कैसे हो जाएगा, ये रहा एटम, इस एटम को मैं यहां बना रहा हूं, इसको एनर्जी मिल गई, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगी। ऑल्दो आप ये आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर में, पर फिर भी ग्लो कैसे हुआ, इल्यूमिनेशन कैसे हुआ वो सिखा। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी गैस के अंदर, गैस के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी दे दी, तो ये एक्साइट हो जाएगा। अब समझिए, एक्साइट होगा मतलब एटम के अंदर ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है, एटम के अंदर ही वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल, LEL, लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इसको बोलते हैं HEL, हायर एनर्जी लेवल। क्या बोला मैंने, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, गैस है दूर, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, उसको मिला मोमेंटम, उसने तेजी से गैस के एटम के साथ टकराया, जब वो तेजी से गैस के एटम के साथ टकराया, अपनी एनर्जी उस गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन को दी,
जब गैस के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन जो गैस के एटम के अंदर है उसको एनर्जी मिलते ही वो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट का मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। LEL HEL, लोअर एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। पर इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा था एटम के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा आया जो कैथोड से आया, ठीक। जब इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। पर अभी एक पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि इसकी एनर्जी अभी भी इतनी नहीं बढ़ती कि ये एटम से बाहर निकल जाए। एटम से बाहर नहीं निकलता, समझ में आ गया? एटम के अंदर ही रहता है पर लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, ठीक है, यहां तक आ गया। फिर 10⁻⁻6 सेकंड्स में, कितने 10⁻⁻6 सेकंड्स में वापस अभी कहां गया, पहले एक्साइट हुआ, अब क्या हो गया, इसको बोलते हैं डी एक्साइट होना। डी एक्साइट मतलब वापस अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। जब वो वापस अपनी जगह पे आएगा तो जो उसने एनर्जी गेन की थी, एनर्जी कहां से गेन की थी, जो कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने उसको दी थी, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से आया, किससे टकराया, एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसको क्या दी, अपनी एनर्जी दी, उसको क्या किया, एक्साइट किया। एक्साइट करने से वो क्या हुआ, लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला गया, हाई एनर्जी लेवल पे, याद आया। फिर ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा या वापस हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो ये लाइट एमिट करेगा। जब लोअर से हायर जाता है तो लाइट एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब हायर से वापस लोअर आएगा तो एनर्जी बाहर निकालेगा। वो एनर्जी इस ग्लो का कारण बनती है, समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर ले। जब आपने प्रेशर 10⁻⁻2 mmHg कर दिया, राइट, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गैस के एटम दूर दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेगा, वो गैस के एटम के साथ टकराएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है, ठीक है। जब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको बाहर निकालेगा, और जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो इस ट्यूब के इल्यूमिनेशन का कारण बनेगी। यानी कि इस ट्यूब के अंदर जो लाइट जल रही है वो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से हो रही है, समझ में आया, समझ में आया। तो ये था सेकंड कारण कि जब आप प्रेशर को इतना घटा देते हैं तो पूरी ट्यूब इल्यूमिनेट करना शुरू कर देती है, और जब पूरी ट्यूब इल्यूमिनेट करती है तो वो क्यों करती है, क्योंकि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आता है वो गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, अपनी एनर्जी उसको देता है, ठीक। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो गैस के एटम के अंदर था वो एक्साइट और डी एक्साइट होता है और इसकी वजह से पूरी ट्यूब ग्लो करने लगती है। तो इस प्रेशर पे ये चीज शुरू हो जाती है, समझ में? नाउ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर को केस नंबर 3 पे आ रहे हैं। दिस इज आवर केस नंबर 2। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है बेटा, केस नंबर 3 में हम प्रेशर को और कम कर रहे हैं, 10⁻⁻4 mm of Hg कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों केस नंबर 3 पे आते हैं। नाउ केस नंबर 2 में क्या था, प्रेशर 10⁻⁻2 mmHg था, यानी कि हमने वैक्यूम पंप से गैसेस को बाहर निकाल दिया था, ठीक है। अब हम प्रेशर को और कम कर रहे हैं, 10⁻⁻4 mm of Hg। -2 में क्या था, ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब ट्यूब का अंदर जो ग्लो है वो खत्म हो गया। हमने वैक्यूम पंप से 10⁻⁻2 की जगह, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 10⁻⁻4 mm of Hg कर दिया, ठीक है बच्चों। जब हमने इतना प्रेशर कम कर दिया तो क्या हुआ, पहले देखते हैं क्या हुआ, फिर देखेंगे क्यों हुआ। क्या हुआ, तो गैस, ये ट्यूब पूरे ग्लो कर रही थी, वो ग्लो बंद हो गई, ग्लो स्टॉप्स, यानी कि ट्यूब के अंदर जो पूरी ट्यूब ग्लो कर रही थी वो बंद हो गई। बट ये जो आपका एनोड है ये
और जो इसके पीछे एनोड के बैक साइड में हमने क्या लगा रखा है, ये देखो फ्लोरोसेंट मटेरियल, एनोड और उसके पीछे जो फ्लोरोसेंट है सिर्फ इतना पोर्शन ग्लो कर रहा है। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हैं 10⁻⁴। वोल्टेज को तो फिक्स पहले बोला था, फिक्स करना है। 10⁻⁴ mmHg प्रेशर करने पर कैथोड पूरी ट्यूब का ग्लो बंद हो गया। ठीक है, सिर्फ एनोड और उस एनोड का बैक साइड जिसपे की फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट पता है आपको, छोटे से बताता हूं, अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट पड़ती है और वो सब्सटेंस ग्लो करने लग जाता है, लाइट पड़ी ग्लो करने लग गया, या कोई भी एनर्जी वाली रेडिएशन पड़ी और वो ग्लो करने लग गया, तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस फ्लोरोसेंट है। यानी कि सब्सटेंस के ऊपर लाइट पड़ना और सब्सटेंस का ग्लो करना हम बोलेंगे फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो वैसे हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड और एनोड के बैक साइड को पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। ठीक है, और जब हमने प्रेशर को 10⁻⁻² से घटाकर 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर mmHg कर दिया, नॉट एटमॉस्फेयर, mmHg कर दिया, तो क्या हुआ कि एनोड पूरा ग्लो जो ट्यूब थी पूरी ग्लो कर रही थी वो बंद हो गई, सिर्फ ये वाला पोर्शन एनोड और उसका बैक साइड ग्लो कर रहा है। ठीक है, पहले तो कंडीशन समझ में आ गई। 10⁻⁻4 में क्या हुआ, 10⁻⁻4 में जो ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब उसका इल्यूमिनेशन बंद हो गया। हाँ, एनोड और उसका बैक साइड जो जिसपे कि हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा है दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग विद अ ग्रीन लाइट, इसलिए मैंने ग्रीन मार्कर से लगा रखा। ठीक है, अब आता है ऐसा क्यों होता है। 10⁻⁻2 में क्या था, होल ट्यूब ग्लो करती, रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डीएक्साइट हो रहा था, है ना, गैस के एटम के अंदर, याद आया कुछ अभी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, देखो जब आप प्रेशर को इतना कम कर दोगे तो क्या होगा, ये हमारा कैथोड है, गैसेस और दूर दूर हो गई, है ना, क्योंकि प्रेशर और कम हो गया, तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो गए। जब गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर हो गए, क्या बोला, जब गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर हो गए तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब इसका मोमेंटम सबसे ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें होने वाली है इसमें, दो चीजें होने वाली है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन का इस कंडीशन में जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि गैसेस दूर दूर है, गैसेस के एटम बहुत दूर दूर है, बहुत रेयर फाइट बोल रहे हैं हम उसको, यानी कि अलग अलग हो गए। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रॉन भयंकर तरीके से इस एटम का फुल फोर्स से स्ट्राइक कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये रहा एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन आया और इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। पिछली बार क्या होता था, 10⁻⁻2 में क्या होता, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ टकराया, इसको एक्साइट कर दिया, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, LEL से HEL बोला था। इस बार क्या हुआ, इस बार प्रेशर और कम कर दिया, गैसेस दूर दूर हो गई, इलेक्ट्रॉन और तेजी से आएंगे, क्योंकि अब गैस के मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो उनको प्रॉपर मोमेंटम मिल रहा है, प्रॉपर एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो वो तेजी से टकरा रहे हैं, फुल फोर्स से टकरा रहे हैं, इसको बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को एटम से, गैस के एटम से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और O पॉजिटिव बन गया। ऑक्सीजन पे सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन टकराया, कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन टकराया, ये इलेक्ट्रॉन टकराया, फुल फोर्स से टकराया, यहां पे एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दी, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यानी कि गैस को आयनाइज कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज, गैस को आयनाइज कर दिया, कब, जब प्रेशर बहुत कम हो गया। ठीक है, जब प्रेशर बहुत कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकलते हैं वो बहुत ज्यादा मोमेंटम से निकलते हैं, वो बहुत तेजी से गैस के एटम के साथ टकराते हैं, अपनी एनर्जी गैस के इलेक्ट्रॉन को देते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को गैस के एटम से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि गैस के एटम को आयोनाइज कर देते हैं। अब दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एक जो कैथोड से आ रहे थे और एक जो गैस के एटम से बाहर निकले। एक जो कैथोड से आ रहे थे और एक जो गैस के एटम के आयोनाइजेशन के कारण, आयोनाइजेशन का मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना,
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गैस के एटम से बाहर निकले, एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से आए, तो अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। क्या हो गए? ज्यादा हो गए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन गैस के एटम से बाहर निकले और ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकले, ये सीधा जाके क्या टकराएंगे? एनोड पे और एनोड के बैक साइड में। एनोड पे और एनोड के बैक साइड में क्यों टकराएंगे? क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना खींचेगा। तो वो तेजी से एनोड से टकराएंगे या एनोड के बैक साइड में टकराएंगे। और एनोड में और एनोड के बैक साइड में क्योंकि फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पर टकराएंगे वो ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर से। समझ में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे? दो बातें हुई। पहली, एनोड और एनोड का बैक साइड ग्लो करने लगा। ठीक है, दूसरी बात ये बता रहा हूं। ठीक है, तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं कि पूरी ट्यूब में क्या है? अंधेरा है, सिर्फ कौन ग्लो कर रहा है? एनोड का बैक साइड। तो हम क्या बोलते हैं कि जब प्रेशर हो आप 10⁻⁻⁴ mmHg करते हो और वोल्टेज को 10,000 से 20,000 वोल्ट्स पढ़ते हो कर देते हो, तो कुछ रेज एनोड से कैथोड से आती हैं, एनोड पे टकराती हैं, एनोड को और एनोड के बैक साइड को ग्लो कराती हैं। तो क्योंकि वो रेज कैथोड से आई है, इसलिए हमने इन रेज का नाम रखा कैथोड रेज। और होती क्या है वो? दे आर जस्ट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो सब सेम ही होते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन्स, एक तो वो जो कैथोड से बाहर निकले, दूसरे वो जो एटम से बाहर निकले, गैस के एटम से बाहर निकले। और गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी प्रेशर पे बाहर निकलते हैं। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो पहली चीज क्या हुई? एनोड और एनोड का बैक साइड ग्लो किया। दूसरी चीज क्या हुई? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ गया। समझ में? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कब हो रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना। समझ में आया? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कब होगा? जब सबसे कम प्रेशर होगा। क्योंकि सबसे कम प्रेशर में यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सपोज 5 है, और सपोज उसने 5 गैस के एटम को आयोनाइज किया, तो 5 इलेक्ट्रॉन गैस से बाहर निकले। तो 5 इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से आए, 5 इलेक्ट्रॉन गैस के आयोनाइजेशन से बाहर निकले, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज्यादा। समझ में? समझ में? तो 10⁻⁻⁴ mmHg प्रेशर करने पे दो चीजें होंगी। पहली चीज, एनोड और एनोड का बैक साइड ग्लो करेगा। ठीक है, यानी कि फ्लोरेसेंस शो करेगा। फ्लोरेसेंस बताया मैंने आपको। तो हम बोलेंगे कि कुछ रेज कैथोड से आएंगी, एनोड को ग्लो करेंगी, इसलिए बोलेंगे कैथोड रेज। दूसरी चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। समझ में आया? तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आया ना? यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर समझ में आया तो लाइक करिए। ठीक है, या कमेंट्स करिए। आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं आपको करूंगा। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा। अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल अनलॉकिंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।